हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आज की न्यूज़पेपर एनालिसिस में। लेक्चर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे प्रीलिम्स एंड मेंस के, मैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप सब देख सकते हैं वहाँ से। स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज़ से, जो इम्पॉर्टेंट भी है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि साइमल्टेनियस इलेक्शन ना इस बार न्यूज़ में है, 2-3 दिनों से तो है ही वो न्यूज़ में, इस बार पूछा जा सकता है। आप एक क्वेश्चन मेंस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इससे रिलेटेड। ठीक है, तो पहली न्यूज़ क्या है? वन नेशन वन इलेक्शन, इसे कहते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शन, यानी कि लोकसभा के इलेक्शन एंड स्टेट्स के इलेक्शन कुछ एक समय के दौरान हो रहे हैं, मतलब हल्के आगे पीछे हो रहे हैं, ज़्यादा गैप नहीं है उनमें। ठीक है, इसे कहते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शन। अब इसकी वही कुछ मतलब प्लस पॉइंट्स हो सकते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं। पहले ये जानते हैं कि होता क्या है। साइमल्टेनियस इलेक्शंस इज डिफाइंड एज स्ट्रक्चरिंग द इंडियन इलेक्शन। इस मैनर में इंडियन इलेक्शन के साइकिल को स्ट्रक्चर करो कि जो लोकसभा का इलेक्शन है और जो स्टेट असेंबलीज का इलेक्शन है ना, वो सिंक हो जाए, सिंक्रोनाइज्ड, वो टुगेदर, मतलब वो आसपास ही रहे, ज़्यादा गैप ना रहे उनमें, मतलब कुछ ही दिनों के गैप में वो कंडक्ट करवा दिए जाएँ। इलेक्शन जो लोकल बॉडीज़ का होता है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, वो इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है साइमल्टेनियस इलेक्शन में। जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी ने क्या रिकमेंड किया था 178th रिपोर्ट में लॉ कमीशन के? इन्होंने कहा था वी मस्ट गो बैक टू द सिचुएशन वेयर द इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड ऑल द लेजिस्लेटिव असेंबलीज आर हेल्ड एट वंस। ठीक है, हमें उस वाली सिचुएशन में जाना है जहाँ पे लोकसभा के इलेक्शंस होते होंगे। 1967 से पहले क्या होते थे? साइमल्टेनियस इलेक्शंस होते थे, उसके बाद हम अलग अलग पे चले गए थे। तो ये वही कह रहे हैं कि इस रिपोर्ट में ये बोला गया कि हमें साइमल्टेनियस इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। 79th रिपोर्ट है जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, ये वाले एविडेंसेस आपको नोट करने की, हाँ बड़ी बड़ी कमिटीज़ इसे रिकमेंड करती हैं। ठीक है, तो इसमें सारे ही हम नेगेटिव्स नहीं दिखाएंगे, सारे ही हम पॉजिटिव्स नहीं दिखाएंगे, एक बैलेंस बना के चलेंगे। और आफ्टर ऑल कंक्लूजन में लिखेंगे कि ये डेमोक्रेसी, अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव्स को फुलफिल करना चाहिए, एस्पिरेशंस ऑफ इंडिया को फुलफिल करना चाहिए आफ्टर ऑल, राइट। इसी नीति आयोग ने भी फेवर किया है रिपोर्ट को। इसके एडवांटेजेस क्या है? मैसिव एक्सपेंडिचर नहीं होगा, आपको पता है फोर्सेस डिप्लॉय की जाती हैं, ईवीएम्स वगैरह में जो एक्सपेंडिचर होता है, राइट, वहाँ के जो मतलब अरेंजमेंट्स में जो दिक्कतें होती हैं, जो एक्सपेंडिचर होता है उसे कम किया जा सकेगा। साइमल्टेनियस इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑल्सो हेल्प रूलिंग पार्टीज़ टू फोकस ऑन गवर्नेंस, क्योंकि आपने देखा होगा जब इलेक्शंस होते हैं ना, तो नेशनल पार्टी जो रूलिंग पार्टी होती है वो भी स्टेट पार्टीज़ के साथ मतलब करती है, इलेक्शन कैंपेन्स में लग जाती है। अगर इलेक्शंस एक बार हो जाएंगे तो वो पार्टीज़, जो वो सरकार है, वो गवर्नेंस पे ज़्यादा फोकस करेगी। ये आपका जब जीएस पेपर 4 में गवर्नेंस रिलेटेड कुछ आएगा क्वेश्चन, या जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएगा, तो आप ये एग्जांपल नोट कर सकते हैं कि साइमल्टेनियस इलेक्शन अगर हो जाए तो ये लोग गवर्नेंस पे ज़्यादा फोकस करेंगे, नॉट कि इलेक्शन मोड में हमेशा रहें, हमेशा रैलीज में अपना टाइम वेस्ट ना करें। गवर्न करना है आफ्टर ऑल सिटीजन्स को, सर्विसेज डिलीवरी अच्छे से होनी चाहिए। फ्रीक्वेंट इलेक्शंस लेड टू डिस्ट्रप्शन ऑफ नॉर्मल पब्लिक लाइफ, कैसे ट्रैफिक सा होता है, नॉर्मल पब्लिक लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, वो डिस्ट्रप्शंस यहाँ पे लिमिटेड हो जाएंगी, कुछ ही दिनों तक सीमित हो जाएंगी। इलेक्शंस आर ऑल्सो पोलराइजिंग इवेंट्स ऑफ, यानी कि कास्ट हो गई, रिलीजन हो गई, कम्युनल इश्यूज हो गए, ठीक है, इन सब पे वोट बैंक पॉलिटिक्स होती है। ये पूरे साल नहीं चलेगा, हर बार नहीं चलेगा पॉलिटिक्स, ठीक है। यानी कि देखिए, अगर रिलीजन के बेसिस पे अगर वोट्स लिए जा रहे हैं, कास्ट के बेसिस पे वोट्स लिए जा रहे हैं, तो कंट्री में इस चीज़ का माहौल बना रहेगा, ठीक है, वो चीज़ नहीं चाहिए आफ्टर ऑल हमें, अगर डेमोक्रेसी को सक्सीड करना है तो। साइमल्टेनियस इलेक्शन वुड फ्री क्रूशियल मैन पावर, आपने देखा होगा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ लगाए जाते हैं, टीचर्स लगाए जाते हैं गवर्नमेंट,
ठीक है, फोर्सेस मतलब लगाई जाती हैं। अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस हो गए तो इनका डिप्लॉयमेंट बार बार नहीं होगा और ये अपने अपने काम पे फोकस कर पाएंगे। जो स्पेशली ये फोर्सेस के लिए कहा गया है कि जो फोर्सेस हैं वो सिक्योरिटी पे ज़्यादा फोकस कर पाएंगी एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप इलेक्शंस पे आप बार बार फोकस करते रहेंगे तो सिक्योरिटी को, इंटरनल सिक्योरिटी को, एक्सटर्नल सिक्योरिटी को दिक्कत हो सकती है नेशन से, मतलब नेशन को। ठीक है, मैन पावर, इससे क्या होगी, मैन पावर की एनर्जी को सही जगह पे यूटिलाइज किया जाएगा। चैलेंजेस क्या है इसमें? चैलेंजेस हैं कि 7 लाख पोलिंग स्टेशंस चाहिए होंगे, लोकेटेड इन अ वाइडली वेरिंग जोग्राफिक एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस। अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस पे अलग अलग, मतलब होता है ना, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा लगेंगे। आपकी 30,000 कम से कम EVMs लग जाएंगी। आगे ये आपको एक चैलेंज मिलेगा एक एडिटोरियल में। आपको बैलेंस करके आंसर लिखना है कि हाँ ये चैलेंजेस हैं और ये इसके फ़ायदे हैं। डिमिनिश्ड अकाउंटेबिलिटी क्या, यानी कि अगर रूलिंग पार्टी मतलब नेशनल गवर्नमेंट है, सेंटर में है और स्टेट में उसी की कोई पार्टी अगर इलेक्शन लड़ रही है स्टेट गवर्नमेंट में, स्टेट में, तो क्या होगा, रूलिंग पार्टी जो नेशनल में है, जो सेंटर में है, वो भी अकाउंटेबल रहेगी। बार बार क्या होती है इसमें, अकाउंटेबिलिटी को इस्टेब्लिश किया जा सकता है। जैसे कि बीजेपी, जिन राज्यों में बीजेपी नहीं है वहाँ पे आने के लिए भी कुछ घोषणा पत्र लेके आएगी, कुछ स्कीम्स लेके आएगी या वादे करेंगी। ये क्या होती है, एक अकाउंटेबिलिटी को इस्टेब्लिश किया जाता है ऐसे। और अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस में क्या होते हैं, इलेक्शंस हो गए उसके बाद कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं पॉलिटिकल पार्टीज़ की। ये वाला पॉइंट आपको नोट करना ज़रूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन के क्या प्रोविज़न्स है? लोकसभा का टर्म होगा 5 ईयर, 83(2) आर्टिकल में। ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं था। ठीक है, ये आपको प्रीलिम्स के लिए एक फैक्ट याद रखना है कि ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं था, ये ऐड किया गया है बाद में। 172(1) क्या कहता है आर्टिकल, कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का भी 5 ईयर टेन्योर होगा। टेन्योर ऑफ द हाउस कैन नॉट बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 5 years एक्सेप्ट इन इमरजेंसी सिचुएशन। अगर आप साइमल्टेनियस इलेक्शंस आप कंडक्ट करवाना चाहते हैं तो आपको सिंक लेके आना ना, आपको सिंक्रोनाइज करना है मतलब सेंटर एंड द स्टेट को। तो आपको क्या करना होगा, लेजिस्लेटिव असेंबलीज हो गई या लोकसभा हो गया, उसकी जो टेन्योर है ना, 5 ईयर का जो टेन्योर है, उससे थोड़ा आगे पीछे करना पड़ेगा ताकि आप सिंक में लेके आप एक सिंक इस्टेब्लिश कर सके। राइट, इम्प्लीमेंटिंग दिस मेजर वुड रिक्वायर मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए। स्टेट्स के लिए अलग से अमेंडमेंट, लोकसभा के लिए अलग से, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में अमेंडमेंट चाहिए। जो स्पेशल सेशन बुलाया गया है ना, वहाँ पे ये बात चल रही है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन की बातें होंगी वहाँ पे। 1 नेशन 1 इलेक्शन, गवर्नमेंट सेट्स बॉल रोलिंग विद पैनल अंडर कोविंद। इसका मतलब शक तो यही है ना कि वहाँ पे साइमल्टेनियस इलेक्शंस की बात होगी। उसके लिए क्या है, काफ़ी सारे कानून बदलने पड़ेंगे, काफ़ी सारे आर्टिकल्स बदलने पड़ेंगे। इट विल ऑल्सो रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ पॉलिटिकल सपोर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। ये वाला इम्पॉर्टेंट था आपके GS पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से। डू सोशल सर्विस, ये कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ये हल्का सा नोट कर लेना अपने GS पेपर 4 के लिए कि आर्मी ने अपने सोल्जर्स को क्या बोला है कि अगर आप लीव पे रहते हैं तो एम्बेसडर बनिए नेशन बिल्डिंग के। आपको उस टाइम पे सोशल सर्विसेज मतलब डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस में आप क्या करिए, अपना योगदान दीजिए। ठीक है, अगर GS पेपर 4 में कोई क्वेश्चन आता है कि पब्लिक ऑफिशियल्स जो होते हैं, पब्लिक सर्वेंट्स जो होते हैं, वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो आप ये एग्जांपल लिख सकते हैं कि रिसेंटली आर्मी ने भी बोला अपने सोल्जर्स को कि जब आप लीव पे रहें तो आप सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करें। ये न्यूज़ पूरी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये एक एग्जांपल इम्पॉर्टेंट है।
आपको यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूज़ आना चाहिए कि आप कुछ पढ़ रहे हैं तो आप कैसे यूज़ कर सकते हो उसे. फॉर एग्जाम्पल ये नेक्स्ट न्यूज़, यूजिंग स्टोरी टेलिंग टू टीच फिजिक्स, स्प्रेडिंग अवेयरनेस ऑन मेंस्ट्रुअल हेल्थ, 2 टीचर्स टू बी फेलिसिएटेड बाय प्रेसिडेंट. ये आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं अपने एथिक्स के लिए कि 2 टीचर्स कैसे एक कैंडल बन के बच्चों के जीवन में आ रही हैं, बच्चों के जीवन को प्रज्वलित कर रही हैं. ठीक है, ये बिल्कुल कैंडल की तरह है कि फिज़िक्स को आप स्टोरी टेलिंग के माध्यम से आप समझा रहे हैं बच्चों को. फिज़िक्स कितनी टफ होती है समझनी, आप उसे स्टोरी टेलिंग के माध्यम से आप समझा रहे हैं तो सच में वो एक बहुत ही कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर होगा बच्चे के फिज़िक्स की तरफ, एक जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसके डेवलपमेंट में. ये आपको लिखना है. अगर कोई टीचर्स पे आ गया या कुछ, ये आपके जीएस पेपर 2 में जो एजुकेशन वाला सेक्शन है उसमें भी ये वाला इम्पॉर्टेंट है कि हमें पढ़ाने के तरीके में कुछ चेंजेस लेके आने होंगे. सिर्फ रटाफिकेशन नहीं होनी चाहिए, रोड लर्निंग नहीं होनी चाहिए. ठीक है, ये आपके जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 4 दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है. बस नोट करना आना चाहिए एंड रिपीटेडली यूज़ करना आना चाहिए अपने आंसर्स में. इसीलिए आपको एक जो न्यूज़पेपर है आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ना है. नेक्स्ट, ये वाला इम्पॉर्टेंट है आपके जीएस पेपर 3 स्पेस के लिए. एन आई ऑन द यूनिवर्स फ्रॉम हिंगोली महाराष्ट्र. लीगो ने क्या किया, लीगो ने एक अपनी ऑब्जर्वेटरी बनाई है हिंगोली महाराष्ट्र में. इंडिया विल बी द 3rd नोड ऑफ लीगो ऑब्जर्वेटरी लैबोरेटरी इन द यूएस विच हैज़ ऑब्जर्वेटरीज इन हैनफोर्ड, लिविंगस्टन और अब इंडिया. एक बार कंप्लीट हो गया तो इंडिया ग्लोबल नेटवर्क में ज्वाइन हो जाएगा जो ग्रेविटेशनल वेव्स को ऑब्जर्व करती हैं. थंबनेल में आपने देखा होगा अर्थ के आसपास कुछ वेव्स, कोई जाल सा बिछा था, वो वाइब्रेशंस थी. ठीक है, अर्थ क्या है, एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, मूव कर रही है ना, तो उसके आसपास क्या कुछ वेव्स उठ रही हैं, उसे कहते हैं वाइब्रेशन, उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स. LIGO India will be the first mega science project to be set up in India. इससे क्या होगा, बच्चों को काफ़ी साइंस की तरफ, इंजीनियरिंग की तरफ एंड झुकाव हो जाएगा स्पेस की तरफ. ठीक है, which will enable students and researchers to contribute to this emerging new field of gravitational wave astronomy. इसकी तरफ उनका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा अगर वो देखेंगे कि हाँ ये भी काफ़ी फैसिनेटिंग है कि आप यूनिवर्स में उठने वाली आप ग्रेविटेशनल वेव्स को ऑब्जर्व कर पाओ. एल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में क्या बोला है कि स्पेस ना, मतलब अगर कोई सेलेस्टियल बॉडी है स्पेस में तो उसके आसपास क्या होती हैं, वेव्स होती हैं. अगर वो मूव करती है ना, उसके आसपास वेव्स उठती हैं, उसे कहा गया है ग्रेविटेशनल वेव्स. ये क्या कहते हैं, जो ओपन स्पेस है वो रादर स्पेस टाइम वॉजन समथिंग वॉज फिक्स्ड, वो फिक्स्ड नहीं है, वो मूव करती हैं, मूव करता है स्पेस. बट वॉज अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस मूवमेंट ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज लाइक प्लैनेट्स एंड स्टार्स. जो मूवमेंट होती है ना इन सेलेस्टियल बॉडीज़ में, उससे वो स्पेस मूव करता है, स्पेस में वाइब्रेशंस होती हैं. विद दिस थ्योरी आइंस्टीन एक्सप्लेन्ड, ये वाली आपको प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, इसका एक क्वेश्चन आया है प्रीलिम्स में. आइंस्टीन एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. इस थ्योरी के साथ उन्होंने एक्सप्लेन किया कि एक नियर सर्कुलर मोशन होता है हेवनली बॉडीज़ में, तो उसके आसपास पे ग्रेविटेशनल वेव्स भी उठती हैं. ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती हैं, आर दीज रिपल्स इन द फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम कॉजिंग बाय मूविंग सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जस्ट लाइक बोट जैसे होती है ना, वो जैसे कि पानी में बोट चलती है तो वो कैसे रिपल्स क्रिएट कर देती है, वाइब्रेशंस क्रिएट कर देती है, वैसा ही वेव्स को क्रिएट करना. ठीक है, स्पेस में अगर कोई सेलेस्टियल बॉडी मूव हो रही है उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स.
ये बातें इम्पॉर्टेंट है आपके स्पेस में, आपके जो स्पेस सेक्शन है जीएस पेपर 3 में. As of now, much of what we know about universes is gleaned from information contained in the light and other electronic radiation received from faraway planets or star. पर हमें ये भी पता है कि large part of universe क्या है, dark है. ठीक है, यानी कि जितना हम देख पाते हैं ना वो सिर्फ 5% है, बाकी 95% क्या है, डार्क है, जो अभी तक ह्यूमन बींग से इनविजिबल रहा है, जहाँ तक ह्यूमन बींग्स अभी नहीं देख पाए हैं. These areas remains invisible to human beings. Gravitational waves offer another way for scientists. यानी कि हम उस पार्ट ऑफ द यूनिवर्स को देख पाएँ जो डार्क है. ग्रेविटेशनल वेव्स इसकी भी एक स्टडी देता है, इसकी भी एक अपॉर्चुनिटी देता है. इन हिंगोली ने कम से कम 44 फार्मर्स ने अपनी लैंड दी है, जिन्हें 20 लाख पर एकड़ क्या मिला है, कॉम्पनसेशन मिला है. ये सिर्फ जानने के लिए, ऐसे नोट नहीं करना. लीगो ऑब्जर्वेटरी इज़ एक्सपेक्टेड टू, यानी कि ऑपरेशंस में वो कब से चालू हो जाएगा, 2030 से, और एक्सपेक्टेड लाइफ उसकी 30 साल है, यानी कि 2060 तक. हमें स्टडी क्यों करनी चाहिए ग्रेविटेशनल वेव्स? डिटेक्टिंग एंड एनालाइजिंग द इंफॉर्मेशन कैरिड बाय ग्रेविटेशनल वेव्स इज अलाउइंग अस टू ऑब्जर्व द यूनिवर्स इन अ वे नेवर वे बिफोर पॉसिबल. यानी कि हमने इससे पहले जो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाई है, हम उस तरीके से देखें यूनिवर्स को. प्रोवाइडिंग एस्ट्रोनॉमर्स एंड अदर साइंटिस्ट विद द फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ अनसीएबल वंडर्स. यानी कि कितने चमत्कार है ना यूनिवर्स में, हम वो देखें ग्रेविटेशनल वेव्स की ऑब्जर्वेटरीज के थ्रू. ये थोड़ा बहुत समझना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं है. फर्स्ट क्या है, यहाँ पे लेज़र बीम जाएगी, यहाँ से लाइट सेंड की जाएगी, जो यहाँ से 2 आर्म्स में डिवाइड हो जाएगी. एक इस तरफ आ जाएगी और एक इस तरफ आ जाएगी यहाँ पे, और फिर मिरर से यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी. कुछ ऐसा इसमें है विच इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट. अगर आपको इंटरेस्ट है स्पेस में, टेक्नोलॉजीज़ में, आप ये तब ये पढ़ सकते हैं. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. चाइल्ड फ्रॉम वॉइड मैरिज कैन क्लेम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो पेरेंट्स का शेयर होगा, ठीक है, उस पर क्लेम कर सकते हैं जो चाइल्ड हुए हैं वॉइड मैरिज से. जैसे कि बाल विवाह हो गया, ठीक है. बाल विवाह क्या हो गया, अगर आपको पता चला कि ये बाल विवाह है बट शादी हो चुकी है, ठीक है, यानी कि अभी कोई वुमेन 20 ईयर्स ओल्ड है, उसकी मतलब 17 में शादी हो चुकी थी. अब आपको पता चल रहा है कि उसकी 17, जब शादी हुई थी तो वो 17 की थी. ये मैरिज ना इनवैलिड नहीं डिक्लेयर की जाती, कुछ स्क्रूटिनी मेंटेन करनी होती है मैरिज की, इसे वॉइड मतलब करार कर दिया जाता है. तो चाइल्ड जो इनसे होंगे वो क्या होगा, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हक उनका होगा. Parents' share of ancestral property clarified that they cannot claim rights in the ancestral property of anyone else in the Hindu undivided family governed by मिताक्षर लॉ. दया भागन मिताक्षर लॉ बताया था. मिताक्षर लॉ में क्या होता है, मिताक्षर में होता है कि मतलब पेरेंट्स के रहते रहते मिल जाए, और दया भाग क्या होता है, पेरेंट्स के दया भाग ये होता है कि पेरेंट्स के रहते रहते मिल जाए. मिताक्षर कंफ्यूजन है इसमें, मैं क्लियर कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है. इसमें क्या होता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ना, जो पेरेंट्स का शेयर होगा ना, उसमें आपको हक मिलेगा उस वाले चाइल्ड को, और किसी की उसमें नहीं. ये वाला एग्जाम्पल आपको नोट करना है सोशियोलॉजी के लिए. सोशियोलॉजी में जब इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी राइट्स आते हैं तब आपको ये नोट करना है.
नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको ऑप्शनल सोशियोलॉजी है या जीएस पेपर 1 पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सिस्टमैटिक डिज़ाइन टू डिस्ट्रॉय इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, यानी कि लिव इन रिलेशनशिप में क्या हाई कोर्ट ने बोला है कि ये सिस्टमैटिक डिज़ाइन है मैरिज को ख़राब करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए। प्रोग्रेस कंट्री, वो जो कंट्री की प्रोग्रेस है ना उसे हिंडर कर रहा है ये, या करेगा आगे चल के, बहुत करेगा। सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी, सोशल एक्सेप्टेंस, प्रोग्रेस एंड स्टेबिलिटी होती है ना मैरिज में, वो लिव इन रिलेशनशिप कभी नहीं दे सकता, ऐसा बोला है हाई कोर्ट ने। लिव इन रिलेशनशिप शैल ओनली बी कंसिडर्ड नॉर्मल, ये तभी नॉर्मल मतलब करार किया जाएगा जब मैरिज इंस्टीट्यूशन ना पूरा का पूरा ही बिल्कुल ओल्ड हो जाए या ख़राब हो जाए, तभी इसे करार किया जाएगा कि लिव इन रिलेशनशिप क्या है, नॉर्मल है। वरना क्योंकि हमारे इंडिया में क्या है, ज़्यादातर मिडिल क्लास पीपल है, मिडिल क्लास पीपल ना ये सारी चीज़ें सो कॉल जो वेस्टर्न कंट्रीज़ की जो चीज़ें ना वो एक्सेप्ट नहीं करते। वी आर प्रोसीडिंग टू क्रिएट ग्रेट प्रॉब्लम्स फॉर अस इन फ्यूचर, ये जो लिव इन रिलेशनशिप, वो जो लिव इन रिलेशनशिप का जो चोचला चल रहा है ना आजकल, उससे क्या हो रहा है कि हम अपने गलत फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं, प्रॉब्लम्स हम वहाँ पे क्रिएट करेंगे। आप अगर सोशियो का एग्जाम्पल लिखेंगे तो भी आपको सारे नेगेटिव्स या सारे पॉजिटिव्स पे ध्यान नहीं देना, आपको दोनों को बैलेंस करके चलना है कि लिव इन रिलेशनशिप, हाँ कंपैटिबिलिटी, ये अब सब अपनी अपनी जगह है, बट कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। उसमें आप ये लिखेंगे कि ये सिस्टमैटिक डिज़ाइन है मैरिज को डीस्टेबलाइज करने के लिए, जो कंट्री की प्रोग्रेस पे हार्म करेगा। रिसेंटली एक हाई कोर्ट ने बोला है, आपको अपनी तरफ से कोई ओपिनियन प्रेजेंट नहीं करना, आपको बोली हुई बातें मतलब बोलनी है जो ऑथोराइज्ड हो, किसी ने बोली हो, किसी हाई कोर्ट या किसी इंस्टीट्यूशन, किसी रिपोर्ट, रिसर्च ने बोली हो। इसमें एक ड्रॉबैक दिखाया गया है हाई कोर्ट के जज के द्वारा कि ये डिफ़िकल्ट नहीं है मैन के लिए, ये डिफ़िकल्ट नहीं है मैन के लिए कि वो मतलब लिव इन रिलेशनशिप को ब्रेक करके किसी और लिव इन रिलेशनशिप में चला जाए या अपने लिए एक फ़ीमेल ढूंढ ले मैरिज के लिए, बट ये दिक्कत हो जाएगी फीमेल्स के लिए, बट फीमेल्स आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, वेस्टर्न कल्चर का कुछ भी दे दो वो लोग कर लेंगे और खा लेंगे। It is very difficult for a woman to find a male partner for marriage. The social middle norms, irrespective of the religion of the female partner, क्या कहता है, militate against her efforts to regain her social status. कोई सा भी religion हो, ये क्या दिक्कत रहती है कि फीमेल के साथ दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली हमारी कंट्री में ज़्यादा डोमिनेट करती है, या ज़्यादा पॉपुलेशन है जिनकी विचारधारा अभी लिव इन रिलेशनशिप की तरफ तो नहीं है एज ऑफ नाउ। मिडिल क्लास मोरालिटी कैन नॉट बी इग्नोर्ड इन अ कंट्री लाइक आवर्स, यानी कि हमारी कंट्री में ना मिडिल क्लास की मेंटालिटी को, मोरालिटी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये चीज़ें आपको नोट करनी है। अ पर्सन नॉट हैविंग अ कोऑर्डियल फैमिली रिलेशनशिप, अगर सही फैमिली रिलेशनशिप नहीं होंगे ना तो वो नेशन में भी, इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता, सुसाइड्स होते हैं राइट। अगर फैमिली से रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे हैं या स्पाउस अच्छा नहीं है तो क्या होता है, मेंटल मतलब इनस्टेबिलिटी आ जाती है, सुसाइड्स होते हैं, उतने प्रोडक्टिव नहीं हो पाते, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सारी चीज़ें तो हैं ही। इसीलिए क्या बोला है कि कॉर्डियल रिलेशनशिप्स होनी ज़रूरी है, और लिव इन रिलेशनशिप्स में अगर ये दिक्कतें आ रही हैं तो हमारी कंट्री को कुछ सोचना होगा कि ये मिडिल क्लास के जो मेंटालिटी है उसके, जो उसके एस्पिरेशंस नहीं, उसकी जो सोच है ना उसके हिसाब से चले, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन मिडिल क्लास की है, और वो लोग ये सब एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो चिल्ड्रन बॉर्न होते हैं ना लिव इन रिलेशनशिप से, और जो उनके पेरेंट्स हैं वो बाद में अलग हो गए, तो क्या होता है, वो उस सोसाइटी उस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करती, वो एक नेशनल बर्डन बन जाता है, वो एक कॉस्ट, एक मतलब नेशन की कॉस्ट हो जाती है वो।
सोसाइटी पे वो बर्डन बन जाता है, जिसमें वो गलत रास्ते पे भी जा सकता है। इसीलिए पेरेंट्स का साथ होना, फैमिली का साथ होना ज़रूरी है। वो वाला आपके लिए एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट था सोशियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आप ट्रेंड्स इन चेंजेस इन ट्रेंड्स ऑफ मैरिज दिखाएंगे ना, या जो कॉन्टेम्प्रेरी ट्रेंड चल रहे हैं मैरिज में, तब वो आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा वहाँ पे लिखने के लिए। फ्लोरा फौना फोंगा, यानी कि जो फंजाई होती है ना, उसकी इम्पोर्टेंस यहाँ पे दिखाई गई है कि जो फंजाई है उसे अभी अनएक्सप्लोर्ड है, उसे एक्सप्लोर करो, उसे मेडिसिन्स के यूज़ में लेके आओ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वहाँ पे कंडक्ट करो, एंड फंजाई को भी यूज़ करो जितने हम फ्लोरा एंड फोनास को करते हैं। ऑयल स्पिल में जैसे कि इसके कुछ यूजेस बताए गए हैं। ऑयल स्पिल में डिप्लॉय एंड प्रोडिजियसली हंग्री fungi to break them down. Plants needs to communicate a potential effect attack to each other. जो माइक्रोजियल फंगाई है वो एक नेटवर्क वहाँ पे क्रिएट करता है, डेंजर का सिग्नल क्रिएट करता है। यानी कि फंगाई के काफ़ी सारे यूज़ हो सकते हैं। प्लास्टिक का कोई ऑल्टरनेटिव हमें ढूंढना है तो एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज़ इन इस ट्रायोफोम लाइक क्वालिटीज़ ऑफ सर्टेन मशरूम्स। एंटीवायरल, एंटी कैंसर कुछ कंपाउंड्स होते हैं फंगाई में। सिर्फ 10% ही अभी क्या है, एक्सप्लोर्ड हुई है। 1969 से पहले तक क्या फंगाई के लिए एक डिस्टिंक्ट किंगडम भी नहीं था, वो अब किंगडम आया है उनका अलग। इसीलिए इसमें कहा गया है कि फंगाई के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है अर्थ पे। आप उसे काफ़ी और जगह भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपके जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि फंगाई को हम कैसे, जो बायोडाइवर्सिटी है फंगाई की, हम उसे कैसे अपने पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसका एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं विद अ सस्टेनेबल मैनर। राइट, सस्टेनेबिलिटी को भी आपको ध्यान में रखना है जब आप इन्वायरमेंट पे कोई ऐसे लिखेंगे। सिर्फ रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन ज़रूरी नहीं है, उसकी सस्टेनेबिलिटी भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, देखते हैं फंगाई। फंगाई आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स दैट इंक्लूड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि यीस्ट होते हैं, बॉल्स, मशरूम होते हैं। ऑर्गेनिजम्स, इनकी अलग किंगडम बन गई है 1969 के बाद। ठीक है, द ऑर्गेनिज्म फाउंड इन किंगडम फंगाई ऑल्सो कंटेन अ सेल वॉल। सेल वॉल होती है इन पे, सेल वॉल आउटर कवरिंग होती है, राइट, रिजिड होती है ये वॉल। एंड आर ओमनी प्रेजेंट, दे आर क्लासिफाइड एज हर्टोट्रॉप्स। हर्टोट्रॉप्स मतलब जो खाना खाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ना जो खाना खाते हैं, खुद से नहीं बना पाते ये लोग खाना, जैसे प्लांट्स बना लेते हैं। कैन बी सिंगल सेल्ड और वेरी कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर, सिंगल सेल भी हो सकते हैं, बहुत सारे सेल्स वाले भी हो सकते हैं। दे आर फाउंड इन जस्ट अबाउट एनी हैबिटेट, बट मोस्ट मतलब लैंड पे रहते हैं, सॉइल पे रहते हैं, प्लांट मटेरियल पे रहते हैं। सी और फ्रेश वाटर में कम पाए जाते हैं। ये इन्हें डिकम्पोजर्स भी कहा जाता है। ये डिकम्पोज करते हैं चीज़ें, और कार्बन के रिसाइकलिंग में इनका कंट्रीब्यूशन रहता है। कुछ ऐसे पैरासाइट्स भी होते हैं जिनकी वजह से जो डिज़ीज़ कॉजिंग होते हैं, लाइक माइल्ड्यूज, रस्ट हो गए, और भी जो फंगल इन्फेक्शंस होते हैं ह्यूमंस में, कुछ पैरासिटिक भी होते हैं। मतलब कुछ पैरासिटिक ऐसे होते हैं जो इन्फेक्शंस भी क्रिएट करते हैं, या कोई डिज़ीज़ कॉजिंग भी होते हैं ये लोग। बट हमें क्या करना है, ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, और इसके यूजेस विद अ सस्टेनेबल मैनर, ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू जीएस पेपर 3 से भी इम्पॉर्टेंट है। देख लेते हैं स्पिरिचुअलिटी विद साइंस। ये आपके एस्से में अगर कोई रिलेशन मेंटेन करने को आ जाएगा या बताने को आ जाएगा साइंस का स्पिरिचुअलिटी से या स्पिरिचुअलिटी का साइंस से, तो आप ये वहाँ पे एक डायमेंशन प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हमें साइंस और स्पिरिचुअलिटी को ना हमें अलग अलग नहीं समझना। फॉर एग्जाम्पल, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में आता है मेडिटेशन, बट मेडिटेशन फ्रॉम साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर आवर मेंटल हेल्थ।
ठीक है, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी मेडिटेशन इम्पॉर्टेंट है, और वो हमारे स्क्रिप्चर्स में बताया गया है, जो एंशिएंट टेक्स्ट है उसमें बताया गया है। गौतम बुद्धा ने इस पे एम्फेसाइज किया था, मेडिटेशन पे। ठीक है, तो क्या हो रहा है, स्पिरिचुअलिटी मीन्स मेडिटेशन हो गया या नाम जप हो गया, उसके कुछ होते हैं, कुछ साइंटिफिक इफेक्ट्स होते हैं उसके ब्रेन पे, माइंड पे। तो हमें इसे बिल्कुल अलग अलग नहीं समझना चाहिए। इसमें क्या होता है, जो वेस्टर्न जो फिलोसोफर्स है ना, उन्होंने क्या किया, साइंस को उन्होंने ऊपर रख दिया, स्पिरिचुअलिटी को नीचे रख दिया। ठीक है, बट ब्लाइंडली नहीं होना चाहिए कोई भी, क्योंकि स्वामी विवेकानंद भी कहते हैं कि अगर आपका रिलीजन अगर साइंटिफिकली प्रूव नहीं किया जा सकता तो वो बेकार है। धार्मिक ऑर्डर्स ओवर मिलना ज्ञानम विज्ञानम सहित मेन स्पिरिचुअल नॉलेज बैक्ड बाय अप साइंस। ठीक है, इंडिया का जो इंडिया में जो रिलीजन है, जो धर्म है, वो क्या कहता है कि ज्ञानम विज्ञानम मतलब सहितम में लिखा गया है, इसमें क्या लिखा गया है कि स्पिरिचुअल नॉलेज क्या होती है, साइंस से बैक की जाती है, उसके पीछे साइंस होती है। स्वामी विवेकानंद भी कहते थे कि स्टैंड अप टू द स्क्रूटिनी ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन was useless, unworthy superstition, the sooner it goes the better। यानी कि अगर आपका रिलीजन साइंटिफिक बेसिस पे नहीं है ना, तो वो ख़राब है, वो सुपरस्टिशन है। वाइल रिलीजन्स इन द वेस्ट इंसिस्टेड ऑन गॉड, हिंदू स्पिरिचुअलिज्म क्या कहता है, ओनली गॉड। आपको अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो आप बायस होके नहीं लिखेंगे, आप एक व्यू पॉइंट प्रेजेंट करेंगे, सिर्फ एक व्यू पॉइंट प्रेजेंट करना है, राइट। साइंटिफिक परस्यूट टू इज अ फॉर्म ऑफ सीकिंग एंड एक्सप्लोरेशन, येट इट हैज़ टू स्टक टू द सरफेस लेवल सो फार। यानी कि स्पिरिचुअल मतलब स्पिरिचुअलिज्म के हिसाब से आपको साइंटिफिक मतलब चीज़ें चाहिए होंगी, एक्सप्लोरेशन चाहिए होगा। ठीक है, तभी आप स्पिरिचुअलिटी को समझ पाएंगे और या साइंस को समझ पाएंगे। रैशनलिज्म एंड साइंटिफिक टेम्पर क्या इम्पॉर्टेंट है, बट उनकी कुछ लिमिटेशंस हैं। काफ़ी जो रैशनलिस्ट लीडर थे ना, जवाहरलाल नेहरू, वो भी डिवोटी थे, आनंदमयी माता, और देहरादून में वो आया करते थे। पीएम का जो डिसीजन था कि जो लैंडिंग साइट को ना हम शिव शक्ति नाम दे देते हैं, उस पर डिबेट हुई है काफ़ी, उसको क्रिटिसाइज़ किया गया है। इसरो मंदिर गया था, इसरो के कुछ साइंटिस्ट मंदिर गए थे, उसमें उनको क्रिटिसिज्म मिला कि मंदिर जाना आपका सही है क्या, मतलब आप मंदिर जा रहे हैं साइंस की एक एक्सप्लोरेशन के लिए। जो सारे प्लैनेट्स हैं ना, बट ये भी एग्जाम्पल आपको नोट करना है कि जितने भी सारे प्लैनेट्स हैं ना, वो ग्रीको रोमन गॉड एंड गॉडेस के नाम पे हैं, मर्करी, वेनस, मार्स एंड नेपट्यून। ठीक है, मून वॉज नेम्ड आफ्टर अनदर रोमन गॉडेस कॉल्ड लूना। ठीक है, लूना 25 मतलब मून 25 रोमन के गॉड थे ये। चाइनीज़ का जो चांग ई है, वो भी क्या है, मून गॉडेस को दिखाता है। और शिव शक्ति क्या है, सिर्फ एक ये रिलीजियस सिंबल नहीं है, ये मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन का एक योग है। हार्मोनी विच इज़ एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग अ बैलेंस इन द यूनिवर्स। आप ये एक एंगल थोड़ा सा दिखाएंगे वहाँ पे कि अगर हम रिलीजन एंड साइंस को हम साथ में लेके चल रहे हैं, तो ये वाले फैक्टर्स हैं कि हम अलग नहीं कर सकते। हम साइंस को और रिलीजन को बिल्कुल सेपरेट, अलग बाउंड्रीज नहीं क्रिएट कर सकते। ठीक है, जो चीज़ें साइंस से नहीं मिल पाती ना, वो फेथ से उसके आंसर्स मिल जाते हैं। ये भी आपको नोट करना है, बट आपको बैलेंस बना के चलना है कि हाँ, साइंटिफिक टेम्पर भी इम्पॉर्टेंट है, साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन भी इम्पॉर्टेंट है। मिसिंग इन 2020 रोड सेफ्टी, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये इनकी एक रिक्वेस्ट है या इनका एक व्यू पॉइंट है कि आप G20 की जब मीटिंग होगी ना, तो उसमें रोड सेफ्टी को भी इंक्लूड करिए।
वर्ल्ड बैंक ने क्या नोट किया है कि इम्प्रूविंग रोड सेफ्टी इन इंडिया इज़ वाइटल टू द नेशंस हेल्थ। आप देखते होंगे कितने सारे एक्सीडेंट्स, रूल्स को ना मानना, ये सारी चीज़ें चलती हैं, जिससे रोड सेफ्टी कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही है। रोड सेफ्टी इम्पॉर्टेंट है इंडिया की हेल्थ के लिए, वेलबींग के लिए एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। ज़्यादातर वुलनरेबल्स के साथ रोड क्रैशेस होते हैं, जैसे कि पेडेस्ट्रेनियंस हो गए, साइकिलिस्ट हो गए, टू व्हीलर हो गए, अनप्रोटेक्टेड चिल्ड्रन हो गए। Close to 70% of fatalities on road are people belonging to the economically productive section of population। 70% वहाँ से निकल लेते हैं रोड एक्सीडेंट में, वहाँ से मृत्यु मतलब हो जाती है उनकी। इन्होंने ये वाला जो इन्होंने जो सजेस्ट किए हैं मीजर्स, ये रोड सेफ्टी पे कोई क्वेश्चन आए तो ये वाला इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। द ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट कुड इंस्टीट्यूट अ रोड सेफ्टी फंड। रोड सेफ्टी फंड बना सकता है G20, ठीक है, क्योंकि G20 में क्या है, कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनमें रोड सेफ्टी बहुत ही अपर लेवल तक है, कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे रोड सेफ्टी नहीं है। उन कंट्रीज़ का मिलन होगा तो हम क्या कर सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं, कुछ उनका कोऑपरेशन ले सकते हैं, फंड्स को यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी रोड्स को सेव करने के लिए। The member countries should urgently consider a privatization of road safety system in accident-prone areas and highways by countries that receive G20 Road Safety Fund। उन्हें क्या बोला जाएगा, रोड ऑफ जोन ऑफ एक्सीलेंस इन रोड सेफ्टी, यानी कि प्राइवेटाइजेशन, हमें प्राइवेट सेक्टर की हेल्प चाहिए ही होगी। रोड सेफ्टी के मैटर में अगर हम मतलब प्राइवेट सेक्टर की हेल्प लें तो भी काफ़ी फ़ायदा हो सकता है उनसे। टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया जा सकता है, फंड को यूज़ किया जा सकता है। दिस वुड add a feather to win the cap of current G20 theme of one earth, one family, one future। ये क्या है, एक पंख दे देगा उसको, जो अभी थीम है। दिस इज इम्पॉर्टेंट। द सन अप क्लोज, आज आदित्य L1 को भेजा जाएगा, L1 में, ठीक है। आदित्य L1 क्या होगा, ये 1.5 मिलियन का डिस्टेंस कवर करेगा और ये 1% डिस्टेंस होगा टोटल, यानी कि अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है उसका 1.5 मिलियन जो ये कवर करेगा ना, सिर्फ 1% डिस्टेंस होगा। पार्क हम कहाँ पे करेंगे, लाग्रेंज पॉइंट 1 में। 5 ऐसे पॉइंट्स होते हैं 2 सेलेस्टियल बॉडीज़ के बीच में। यहाँ पे क्या होता है, हम इसे यहाँ पे इसलिए पार्क करेंगे क्योंकि वहाँ पे फ्यूल की ज़रूरत नहीं होती और बहुत पास से ये सन को ऑब्जर्व कर पाएगा, वहाँ की रेडिएशंस को, क्रोमोस्फेयर को, कोरोना को, इन सब को क्या वो स्टडी कर पाएगा। इसीलिए हम इसे लाग्रेंज 1 पॉइंट में भेज रहे हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इंडिया उन कंट्रीज़ में आ जाएगा जो सोलार मिशन को कंडक्ट करती हैं, स्टडी करती है, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ टेलीस्कोप से सन को देखा है, स्टडी किया है, हम पास नहीं गए कभी। हम उन सोर्सेज पे रिलायबल, हम अदर कंट्रीज़ के, फॉरेन कंट्रीज़ के सोर्सेज पे हम रिलाई करते हैं, ठीक है। अगर हम खुद ले चलेंगे अपने किसी स्पेसक्राफ्ट को वहाँ पे तो क्या होगा, हम उन कंट्रीज़ में आ जाएंगे जो सूर्य की भी स्टडी करने में आगे हैं। एक टेक्नोलॉजिकल बढ़ावा मिलेगा हमारे स्पेस साइंटिस्ट को। चंद्रयान 3 मिशन की तरह ना ये भी काफ़ी मल्टीपल मैनूवर्स के साथ जाएगा, जैसे कि चंद्रयान 3 को भेजा गया था। लाइक दिस, ये अर्थ है, ये मून है, ये अर्थ के आसपास ऐसे 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 घूम घूम के चंद्रयान 3 पे ऐसे करके भेजा गया, मतलब मून पे ऐसे करके भेजा गया था इसे। वैसे ही ये ऐसे ऐसे घूम घूम के ही जाएगा सन के आसपास, यहाँ पे L1 पॉइंट के पास।
ठीक है, जब ये पहुंच जाएगा वहाँ पे, यानी कि कितने अराउंड 4 मंथ लगेंगे इसे वहाँ पे जाने में। उसके बाद फिर से इसकी स्टडी की जाएगी अच्छे से आदित्य L1 की, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इस बार पक्का आप इसका सेक्टर स्पेस सेक्शन में आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेंस में, क्योंकि इस बार स्पेस काफ़ी न्यूज़ में रहा है। चंद्रयान 3 हो गया, या चंद्रयान 2 का वो 2 का मिशन फेल हो जाना, लूना 25 फेल हुआ, ठीक है, आदित्य L1 जा रहा है। ये सारी चीज़ें क्या एक मतलब फैक्टर बन जाएंगे कि हाँ ये वाला क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट, स्पेशल सेशन बुलाया गया है। पार्लियामेंट का कोई फिक्स कैलेंडर नहीं है। लोकसभा कमेटी 1955 में गठित की गई थी। उन्होंने कुछ रिकमेंड किया था जो आज तक फुलफिल नहीं हो पाया, जबकि सरकारें इस पे मान गई थी। क्या इन्होंने रिकमेंड किया था कि बजट सेशन ना 1 फरवरी से 7 मई तक हो जाए, मानसून सेशन हो जाए 15 जुलाई से 15 सितंबर तक, ठीक है, बट ये आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, तो आपको ये जानने की उतनी ज़रूरत नहीं है। जो गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है डेट एंड ड्यूरेशन ऑफ पार्लियामेंट्री सेशन, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स वो डिसीजन लेते हैं। ये सारी बातें बताई जाती हैं प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट फिर समॉन करते हैं वो सेशन को। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि 2 मीटिंग्स के बीच में ना, 2 सेशंस के बीच में 6 मंथ का गैप रहे बस, यानी कि 6 मंथ से मतलब ज़्यादा का ना रहे। दिस प्रोविज़न इज़ अ कॉलोनियल लेगेसी, ये 1935 से लिया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेशल सेशन यूज़ नहीं किया है वोट, या ये बात आपको ध्यान रखनी है अपने प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेशल सेशन वर्ड यूज़ नहीं किया। <clears throat> 352 आर्टिकल है जो प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफर टू अ स्पेशल सेटिंग ऑफ हाउस। नेक्स्ट न्यूज़ है 3 मिलियन EVMs मैसिव सिक्योरिटी एंड फंड चैलेंजेस, यानी कि जो वो दिक्कत आई थी ना, यानी कि साइमल्टेनियस इलेक्शन के लिए जो दिक्कतें बताई गई हैं, उसमें ये वाला एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है, चैलेंज के रूप में आप इसे रख सकते हैं अपने पास। द लॉजिस्टिक चैलेंजेस ऑफ होल्डिंग साइमल्टेनियस इलेक्शन, अराउंड 30 लाख EVMs आएंगी, मैंने 30,000 बोल दिया था, सॉरी, 30 लाख EVMs आएंगी, मतलब चाहिए होंगी। वोटिंग VVPAT चाहिए होगा। VVPAT होता है ना, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, यानी कि अगर हम कोई वोट करते हैं ना, तो एक रसीद तुरंत के तुरंत ही रसीद कट जाती है, अंडर 7 सेकेंड्स के अंदर अंदर एक रसीद कट जाती है। अगर EVM पे लोग क्वेश्चन उठाते हैं ना, तो VVPAT काउंट किया जाता है। पार्लियामेंट एंड स्टेट इलेक्शंस वर हेल्ड साइमल्टेनियसली, वो 1967 से पहले तक ये साइमल्टेनियसली होता था। अभी कौन सी जो मतलब स्टेट्स हैं जहाँ पे साइमल्टेनियस इलेक्शंस कंडक्ट होता है? आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम, ठीक है, ये लोकसभा पोल्स के साथ साथ ही इनका इलेक्शन कंडक्ट होता है। ACI ने रिकमेंड किया है सिंस 1982 कि लोकसभा के इलेक्शन को सिंक किया जाए स्टेट असेंबलीज़ के साथ। आपको इसमें रिसोर्सेज की दिक्कत दिखानी है, ठीक है। द रिक्वायरमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्सेज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर ड्यूरिंग द पोल प्रोसेस में भी पोज अनदर चैलेंज। इतने सारे फोर्सेस को एक साथ मतलब डिप्लॉय कर देना, ये दिक्कत की बात होगी। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आपको सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है कि न्यूज़पेपर में आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है। आज के लिए न्यूज़ में था बस इतना ही। मिलते हैं कल। लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे जो प्रीलिम्स एंड मेंस के जो बन पाएंगे, मैं वो आपको दे दूँगी टेलीग्राम चैनल पे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।